हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्या होता है, किस तरह से यूज़ होता है और उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना होता है। तो हमारा जो फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से रहेगा। पहले हम समझेंगे डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है। उसके बाद हम समझेंगे डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के लिए किस तरह का डेटा होना चाहिए वो भी हमें समझना है, और आउटपुट को किस तरह से यूज़ किया जाता है ये हम देखेंगे। और उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एसपीएसएस में कैसे किया जाता है उसको भी देखना है, और जो आउटपुट आता है, जो रिजल्ट मिल रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, ये हमारा इस टॉपिक का, इस वीडियो का एक मुद्दा रहेगा। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस जो है वो एक डेटा एनालिसिस टेक्निक है जो रिस्पोंडेंट को, वो ऑब्जेक्ट हो या पीपल हो, उनको दो या दो से ज़्यादा ग्रुप में डिवाइड करने में काम लगती है। ओके, जैसे एग्जांपल दिया जाए कि जितने लोग इंटरव्यू में बैठेंगे उसमें से कितने लोग सिलेक्ट होंगे, इंडिविजुअल सिलेक्ट होगा कि नहीं। ओके, जो कस्टमर हमारे पास आ रहा है वो हमारा पोटेंशियल बायर होगा कि नहीं, किसी को एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो बैंक्स वगैरह लेंडिंग एजेंसीज है वो भी डिवाइड करना चाहते हैं कि कौन ज़्यादा रिस्की है, कौन कम रिस्की है, लैंडिंग में रिस्क है कि नहीं। ओके, जब जब आपको प्रोडक्ट को या इंडिविजुअल को कितनी भी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे दो या ज़्यादा ग्रुप में डिवाइड करना हो, उस वक्त जो एनालिसिस यूज़ होता है वो है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। तो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस डिस्क्रिमिनेट करता है दो या दो से ज़्यादा ग्रुप को बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपके पास रिस्पोंडेंट या जो ऑब्जेक्ट है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस कैरेक्टरिस्टिक बेस पे आप उन रिस्पोंडेंट को या पीपल को और ऑब्जेक्ट को दो या तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। ठीक, तो ये जो टेक्निक है वो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस से काम होता है। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस अगर देखा जाए तो एक तरह से रिग्रेशन एनालिसिस जैसा ही है। रिग्रेशन एनालिसिस में हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन होता है। अगर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम उसको बाइवेरिएट रिग्रेशन बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम उसको मल्टीपल रिग्रेशन बोलते हैं। और रिग्रेशन एनालिसिस में हमारा जो रिग्रेशन इक्वेशन होता है वो होता है नॉर्मली y इज इक्वल टू ए प्लस b1x1 प्लस b2x2 प्लस ई। ओके, यहाँ पर y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, a है वो कांस्टेंट है, और x1 और x2 है, ये x1 और x2 ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, ये एक से दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। b1 और b2 है, ये हमारे कोएफिशिएंट है। ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में इसी तरह का हमें इक्वेशन मिलता है, बट रिग्रेशन और डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जब आप रिग्रेशन एनालिसिस करते हो तो आपका जो वेरिएबल y है, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, जबकि डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में ये वेरिएबल कैटेगरी वेरिएबल होता है। तो अगर हम बोलते हैं कि एक कस्टमर है वो हमारा पोटेंशियल कस्टमर होगा कि नहीं, ओके, बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल लाइक x1 x2, तो वो पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, ये कैटेगरी बन जाती है। तो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि रिग्रेशन एनालिसिस में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, जबकि डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमारा कैटेगरी वेरिएबल होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के लिए किस तरह का डेटा होना ज़रूरी है। तो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में जो डेटा, दैट इज हमारा जो y वेरिएबल है वो ग्रुपिंग वेरिएबल है, जो कैटेगरी वेरिएबल होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा ग्रुपिंग हो सकते हैं। ओके, और जो ग्रुप बनाए जाते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 और x2 के बेस पे हम लोग ग्रुप बनाते हैं। तो ये जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे, और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें डिपेंडेंट वेरिएबल को दो या दो से ज़्यादा ग्रुप में डिवाइड करना है ना। ये जो ग्रुप है उनको कोडिंग दिया जाता है 1 2। ओके, ये तो हमारा ये ग्रुप का कोडिंग होगा। x1 और x2 जो है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारे कंटिन्यूस वेरिएबल होंगे जो रिग्रेशन में भी होते हैं। ओके, अब ये जो x1 x2 जो है इसका डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है। तो हमारे पास x1 x2 का डेटा है, और y का जो वेरिएबल है ग्रुप, उसका डेटा भी अवेलेबल है। तो हमारे पास
हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है और यूजिंग और हिस्टोरिकल डेटा हम एक एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस करके हम इक्वेशन बना रहे हैं, जिससे हमें फ्यूचर में अगर किसी रिस्पोंडेंट का x1 और x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेटा अवेलेबल हो तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो रिस्पोंडेंट किस ग्रुप में बिलोंग करेगा। ओके, तो ये हमारा डेटा टाइप के बारे में बात हुई। जब आउटपुट मिलता है तो वैसे ही हमें डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस भी एक रिग्रेशन इक्वेशन ही देता है, जिसमें हमारे पास कोएफिशिएंट होते हैं, और ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है उससे हम डिस्क्रिमिनेंट स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो रिग्रेशन में जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूज़ करके हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं, वैसे ही डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में यूजिंग दोस x1 x2 वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको यूज़ करके हमें डिस्क्रिमिनेंट स्कोर मिलता है। ओके, और ये डिस्क्रिमिनेंट स्कोर है उसका एक कट ऑफ स्कोर होता है। तो कट ऑफ से अगर ज़्यादा वैल्यू है तो एक ग्रुप में होगा, कट ऑफ से कम है तो दूसरे ग्रुप में होगा। और उसके साथ साथ डिस्क्रिमिनेंट हेमन एनालिसिस में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, जिसको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी बोला जाता है। अब ये जो क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स है वो हमारे आर स्क्वायर के रिलेटेड है। रिग्रेशन में एक वैल्यू हमें मिलती है आर स्क्वायर, जो बताता है कि हमारा मॉडल कितना फिट है ना, फिटनेस ऑफ द मॉडल दिखाता है। ओके, उसी तरह से क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स हमें दिखाता है कि हमारा जो इक्वेशन बना है, जो डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन मिला है, उस इक्वेशन में से हम कितने रिस्पोंडेंट को एक्यूरेटली क्लासीफाई कर पाए। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स भी हमें यूज़ करना है। और साथ में एक हमें स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट मिलता है, जो ये दिखाता है कि हमने जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ किए हैं उसमें किस वेरिएबल का कितना डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है। तो उसके लिए हमें स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट भी यूज़ करने होते हैं। तो ये हो गया हमारा थियोरेटिकल पार्ट। मेरा एडवाइस है कि एक बार एनालिसिस प्रैक्टिकल समझने के बाद भी फिर से आपको इसी थियोरी पे आना है, सो दैट आपको थियोरेटिकल बैकग्राउंड ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब समझने के लिए चलते हैं हमारी डेटा फाइल के ऊपर। हमारे पास ये डेटा फाइल अवेलेबल है। ओके, पहले समझते हैं डेटा फाइल में है क्या। डेटा फाइल में एक सीरियल नंबर है जो रिस्पॉन्ड का नंबर है, ये एक वैल्यू है ब्रांड। अब ब्रांड में जो कस्टमर्स हैं, ये दो तरह के कस्टमर हैं। कुछ कस्टमर हैं जो नेशनल ब्रांड प्रेफर करते हैं, कुछ कस्टमर लोकल ब्रांड प्रेफरेंस करते हैं। तो ये जो ब्रांड प्रेफरेंस है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जिसमें दो कैटेगरी है, नेशनल ब्रांड एंड लोकल ब्रांड। अब इंडिविजुअल जो होगा वो नेशनल ब्रांड प्रेफर करेगा या लोकल ब्रांड प्रेफर करेगा, उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक है उसका एनुअल इनकम और एक है हाउस होल्ड साइज, मतलब फैमिली में कितने मेंबर हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एनुअल इनकम एंड हाउस होल्ड साइज ये दो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और ब्रांड प्रेफरेंस ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और उन सब वेरिएबल के लिए हमारे पास यहाँ पर डेटा एंटर्ड है। तो हमारे पास ये ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है। अगर हम स्क्रॉल करके नीचे तक जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे पास कुल 100 रिस्पोंडेंट का डेटा है। तो 100 रिस्पोंडेंट के लिए हमने उनका ब्रांड प्रेफरेंस, इनकम और हाउस होल्ड साइज ये डेटा हमने लिया हुआ है। ओके, नाउ हम वांट टू रन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। तो एनालिसिस करने के लिए हम पहले एनालाइज में जाएंगे। यहाँ पर एक मेनू है क्लासीफाई, और क्लासीफाई में हमें मिलेगा डिस्क्रिमिनेंट। तो ये आपको याद रखना है, SPSS में क्लासीफाई के मेनू में डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस अवेलेबल है। तो हम उसको क्लिक करेंगे। जब ये क्लिक करेंगे तो हमें ये डायलॉग बॉक्स मिलता है। ये है ग्रुपिंग वेरिएबल, मतलब हम किस ग्रुप को डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो ब्रांड है ये ग्रुपिंग वेरिएबल था, तो हमने यहाँ पर ले लिया है। ओके, और यहाँ पर हमें पूछेगा डिफाइन रेंज, क्योंकि ब्रांड को हमने कोड दिया हुआ है, तो हम लोग डिफाइन रेंज में जाएंगे। यहाँ पर हमने नेशनल ब्रांड को 1 दिया है और लोकल ब्रांड को 2 दिया है, तो ये हमारे कोडिंग हो गई। फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये हमारा इनकम और हमारा हाउस होल्ड साइज। तो रिग्रेशन की तरह ही ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं। उसके बाद हमें स्टैटिस्टिक में जाना है। स्टैटिस्टिक में जाके हमें यहाँ पर अनस्टैंडर्डाइज क्लिक करना है, क्योंकि ये अनस्टैंडर्डाइज
हमें देगा हमारा अनस्टैंडर्डाइज वैल्यू, अनस्टैंडर्डाइज वैल्यू मिलेगा जो हमें डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन बनाने में काम लगेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक टैब अवेलेबल है क्लासीफाई। क्लासीफाई में जाके हमें ये क्लिक करना है, यहाँ पर डिस्प्ले में समरी टेबल, समरी टेबल, ठीक, ये हमें समरी बना के देगा। समरी टेबल भी हमें चाहिए, इसलिए है यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे और सॉरी यहाँ पर फिर से करना पड़ेगा एक बार, क्लासीफाई डिस्क्रिमिनेंट हमारा अवेलेबल है, यहाँ पर हम कर रहे हैं ओके। ओके करने से हमें आउटपुट मिल गया है। ये दिखा रहा है कि हमारे पास 100 रिस्पॉन्डेंट का डेटा है। समझने के लिए पहले हमें देखना है ये कॉलम विल्किस लिम्बडा। अब ये विल्किस लिम्बडा क्या बोलता है? ये विल्किस लिम्बडा कुछ नहीं है, हमारा रिग्रेशन का एनोवा टेबल। ओके, ये इंडिकेट करता है कि आपका मॉडल कितना फिट है, मतलब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। अब उसके लिए हमें ये वैल्यू देखना है SIG, ये हमारा सिग्निफिकेंट वैल्यू है। ये वैल्यू 0.05 से कम है, मतलब आपका मॉडल सिग्निफिकेंट है। विल्किस वैल्यू जो है ये 0 to 1 के बीच में होता है, जितना कम वैल्यू उतना ज़्यादा अच्छा। हम यहाँ पर P वैल्यू देखेंगे, ये P वैल्यू 0.05 से कम है, इसका मतलब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है। ये हमारा ओवरऑल मॉडल का सिग्निफिकेंट चेक हो गया। उसके बाद हम जाएंगे ये वाले, ये क्लासिफिकेशन रिजल्ट की बात करते हैं। ओके, ये हमारा क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, ये यहाँ पर हमें लिखा है 85% ऑफ ओरिजिनल ग्रुप केसेस आर करेक्टली क्लासिफाइड। मतलब हमारा जो रिग्रेशन डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन जो मिलेगा, उस इक्वेशन ने 85% लोगों को परफेक्टली क्लासीफाई किया है। तो हमारा मॉडल 85% तक एक्यूरेट क्लासिफिकेशन दे रहा है। ओके, डिटेल में अगर जाएंगे तो ये जो नेशनल ब्रांड वाले जो कस्टमर थे 50, उनमें से 45 को एक्यूरेट क्लासीफाई हुआ है। 5 केस में उनको हमने लोकल ब्रांड डिटेक्ट किया है, तो मतलब आउट ऑफ 50 हमारा जो मॉडल है उसने 45 को एक्यूरेटली क्लासीफाई किया है। लोकल ब्रांड में से 50 को करेक्टली, 40 को प्रॉपर्ली क्लासीफाई किया है। ओके, और 10 केस में हमने गलत क्लासिफिकेशन दिया है। तो अगर हम नीचे वाला परसेंटेज का हम देखेंगे तो नेशनल ब्रांड को हमने 90% एक्यूरेट क्लासीफाई किया है, जबकि लोकल ब्रांड को 85 एक्यूरेट क्लासिफिकेशन दिया है। मतलब हमारा जो मॉडल है वो 85% को प्रॉपरली क्लासीफाई कर रहा है। ये का हमारा यहाँ से मिल गया। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास जो वेरिएबल थे ये हमारे कोएफिशिएंट मॉडल देखेंगे, ये स्टैंडर्डाइज डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, ये स्टैंडर्डाइज एफिशिएंट है। ओके, स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट है। अब स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट ये हमारा इज इक्वल टू T वैल्यू है, ठीक, हमारे रिग्रेशन वाला। इस पे एनुअल इनकम सबसे ज़्यादा है, हाउस होल्ड नंबर 2 पे आ रहा है। मतलब अगर हम दोनों वेरिएबल को कंपेयर करें, एनुअल इनकम और हाउस होल्ड साइज को, तो एनुअल इनकम के पास ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है कंपेयर टू हाउस होल्ड साइज। तो दोनों वेरिएबल में डिस्क्रिमिनेटिंग पावर एनुअल इनकम का ज़्यादा है, हाउस होल्ड का कम है, ये हमें इससे पता चलता है। उसके बाद हमें रिग्रेशन इक्वेशन की तरह डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन चाहिए। अब जो डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन है वो हमें मिलेगा अनस्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू की वजह से। तो ये हमारा हो गया डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, ये हमारा कैनोनिकल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है। ये फंक्शन हमें हमारा इक्वेशन देगा। अब क्या इक्वेशन हुआ? हमारा कोएफिशिएंट हो गया ये -5.321। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन हो गया वो हो गया -5.321 माइनस ओके हाउस होल्ड साइज इंटू 2.83 प्लस एनुअल इनकम इंटू 0.375। तो यूजिंग दिस इक्वेशन, ओके, अगर हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो हमें
किसी भी इंडिविजुअल का हमें डिस्क्रिमिनेंट स्कोर मिलेगा। ओके, अब वो स्कोर क्या मिलेगा? तो अगर हमें किसी भी इंडिविजुअल का एनुअल इनकम पता है, हाउस होल्ड साइज पता है, तो यूजिंग दिस डेटा विल बी एबल टू कंप्यूट डिस्क्रिमिनेंट स्कोर। और हमें फिर वो स्कोर को कंपेयर करना है ये ग्रुप के साथ। ओके, लोकल ब्रांड का वैल्यू मिला प्लस 1.028 माइनस 1.028। ओके, इन दोनों का जो मिड वैल्यू होगा वो हो गया 0। तो अगर हमने किसी भी इंडिविजुअल का डिस्क्रिमिनेंट स्कोर 0 से ज़्यादा है तो वो प्रिफर करेगा नेशनल ब्रांड, और उसका स्कोर 0 से कम है तो वो प्रिफर करेगा लोकल ब्रांड। तो ये इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन बना भी सकते हैं। इक्वेशन बना के हमें उसका स्कोर मिलेगा, स्कोर को हमें कंपेयर करना है इस फंक्शन ग्रुप के साथ, उससे हमें पता चलेगा कि वो इंडिविजुअल नेशनल ब्रांड प्रेफर कर रहा होगा या फिर इंटरनेशनल ब्रांड प्रेफर कर रहा होगा। तो दोस्तों, इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को यूज करके हम डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन मिल सकता है, उससे हमें डिस्क्रिमिनेंट स्कोर मिलेगा, और स्कोर को यूज करके हम किसी भी रिस्पोंडेंट का प्रेफरेंस पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करेगा। ठीक, तो इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट स्कोर को यूज करके अपना एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, और अगर आपको ऐसा कोई एनालिसिस आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट में लिखिए, हम उस पर भी अपना वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।